हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज का ये वीडियो हमारा सेकंड वीडियो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग पे। तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बॉन्ड लैंड इक्वेशन क्या होता है, उसे क्यों डिराइव की उसे क्यों हम लिखते हैं एंड ये हमें क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी बॉन्ड लैंड इक्वेशन की कि जो बॉन्ड लैंड इक्वेशन है हमारा मेनली लैटिस एनर्जी को डिराइव करवाता है। अगर हमें लैटिस एनर्जी निकालनी है एंड थ्योरेटिकली निकालनी है तो हमें बॉन्ड लैंड इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या होती है, हम डिनोट करते हैं लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए यू सी इज इक्वल्स टू जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन एन। ये स्टूडेंट्स हमारी होती है बॉन्ड लैंड इक्वेशन जो कि हेल्प करती है हमें लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए। यहाँ पे जेड प्लस हमारा चार्ज एसोशिएट करता है। ई आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन नॉट एवोगैड्रो नंबर, आर नॉट हमारा बॉन्ड लेंथ, एन जो है हमारा ये बॉन्ड एक्सपोनेंट है। यहाँ पे जो ये एन है हमारा ये है बॉन्ड एक्सपोनेंट एंड जो ए है यहाँ पे ये हमारा है मैडलेंग कांस्टेंट। ये रिप्रेजेंट करता है, जो मैडलेंग कांस्टेंट है ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये डिराइव कर सकते हैं जो हमारी लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो चार्जेस हैं उसके एंड बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि हमारा आर नॉट है। ये बॉन्ड लेंथ होता है। अब ये मेनली हमारा जो डेरिवेशन है, इस वीडियो में हम मेनली डेरिवेशन पे फोकस करेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी जब दो आयन आपस में जब एक साथ आते हैं तो एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल को एक स्टैब्लिश करते हैं। तो उनके जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है उसको लिखना है हमें, उसको डिनोट करेंगे हम लोग यू ए टी टी से। जो पोटेंशियल होता है दो चार्जेस के बीच में या दो आयन्स के बीच में वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है 11th-12th में पोटेंशियल और फोर्स कितना होता है, ठीक है। बट उसी टाइम पे वो एक रिपल्शन भी करते हैं और एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है और एक इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन भी होता है। दो टाइप के रिपल्शन को वो अंडरगो करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एंड इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। तो टोटल रिपल्सिव फोर्स है हमारा वो 1/r0 1/r की पावर n से डिनोट करते हैं हम लोग। जो हमारा रिपल्शन होता है टोटल वो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन भी होता है एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होता है। और ये जो दोनों रिपल्शन है हमारे इसको बोलते हैं टोटल रिपल्सिव फोर्स। कि टोटल कितना रिपल्शन हो रहा है ये हमारा इससे रिप्रेजेंट करते हैं यू रिपल्सिव से। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r की पावर n, कितनी उसकी बॉन्ड लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें जब हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को हम लोग b से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा r की पावर n। आर एन यहाँ पे हमारा है बॉन्ड लेंथ कि किस उस जो आयन है उसका जो पूरा रेडियस है हमारा जो बॉन्ड लेंथ है, तो ये हमारा आर नॉट वो डिपेंड करता है। तो अब टोटल जो हमारे पोटेंशियल है वो प्लस ये रिपल्सिव फोर्स हो रहा है वो, और प्लस जो हमारा ओरिजिनल था
ये दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसका एडिशन करना है हमें, और मेन बात है जो रिपल्शन की वजह से जो हो रहा है, तो टोटल पोटेंशियल हमारा हो जाएगा इस केस में z प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 r, ये जो हमारा अट्रैक्शन की वजह से रिपल्शन हो रहा है एंड ये जो हमारा रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल गेन हो रहा है। अब इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना है कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एनर्जी के लिए बताया था आपको कि इस पॉइंट पे हमारा जो बॉन्ड बनने का है शुरू होता है, तो यहाँ पे हमारा जो रिपल्शन फोर्स है और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बराबर हो जाता है, और यहाँ से एक हमारा कर्व आता है जहाँ पे हमें मिनिमा मिलता है। ये यहाँ पे हमें पोटेंशियल मिलने वाला है, और ये एक R0 है जहाँ पे हमें मिनिमा मिल रहा है। मतलब जिस पोजीशन पे हमें पोटेंशियल ये जो पोटेंशियल है वो निकालना है, तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी हो जाती है जहाँ पे बॉन्ड लेंथ और टोटल पोटेंशियल हमारा मिनिमम है। ये ऐसा एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है और टोटल पोटेंशियल है यहाँ पे मिनिमाइज्ड है, मतलब ये मिनिमा है। तो हमें जो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन हमारी क्या होती है कि पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उस इक्वेशन को 0 के बराबर कर लेते हैं। और अगर मिनिमा देख रहे हैं अगर हम, तो मिनिमा हमारा यहाँ पे R0 हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग du/dr इस इक्वेशन को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर 0 से इक्वेट कर देंगे। तो du/dr हमारा हो जाएगा -z प्लस जेड माइनस ई की पावर स्क्वायर 4πε0 r स्क्वायर। यहाँ पे r है तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा और सामने माइनस लग जाएगा, एंड जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा NB r की पावर n+1। आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। अब मिनिमा है तो हमारा जो r है वो R0 होना पड़ेगा, और जो du/dr है जब r = R0 है हमारा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो ना इसको जब 0 से इक्वेट करते हैं, जब इसको 0 से करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी तो इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं n+1। नाउ अब यहाँ से जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी आती है z प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर R0 की पावर, जब सिंपल r हम ऊपर ले जाएंगे तो n-1, यहाँ पे हमारा R0 है। जब ये इधर क्रॉस में जाएगा तो एक आ जाएगा ऊपर ही चला जाएगा, तो हमारा R0 माइनस n-1 हो जाएगा 4πε0 n। ना टोटल जो अब हमारा b की वैल्यू आ गई। अब जो ये इक्वेशन हमारी आई थी, ये वाली इक्वेशन, अब इसमें हम इसकी b की वैल्यू पुट करनी है। तो टोटल हमारा जो लैटिस एनर्जी है अपॉन 4πε0 r0 माइनस जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर R0 n-1 अपॉन 4πε0 r0 n। नाउ अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं z प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 r0 को, एंड अंदर हमारा बचता है 1/n। तो एक ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी बॉन्ड लैंडे इक्वेशन आ गई। ये फाइनली हमारा डिराइव हो गया। अब ये हमारा क्या डिनोट करता है, U0 डिनोट करता है हमारा कि उस इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इस इक्विलिब्रियम पे जो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आया था, ये हमारा U0 था, तो इस इक्विलिब्रियम पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उससे हमने इसको डिराइव कर लिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब लैटिस एनर्जी क्यों निकलती है, जब जो गैसियस स्टेट में एटम जब आपस में क्रिस्टलाइज होते हैं, जब सॉलिड स्टेट में बनते हैं तो एक क्रिस्टल बनाते हैं। अब उस क्रिस्टल में हम जानते हैं कि कुछ लाइक चार्जेस भी होंगे और कुछ अनलाइक चार्जेस भी होंगे।
एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, वो एक ऑल्टरनेट मैनर में वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लो कि जैसे हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं कि ये एक क्रिस्टल है, तो यहाँ पे हमारे जो एटम्स होते हैं, तो किसी एटम पे प्लस चार्ज होगा, किसी पे माइनस होगा, किसी पे प्लस होगा, किसी पे माइनस होगा, तो ये एक पैटर्न में चलता चला जाता है, ठीक है। तो इस ऑल्टरनेट अरेंजमेंट को जो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस पे हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, अब ये चार्ज हम जानते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस हमारा होता है √2r0 का, तो ये हम जानते हैं कि ठीक है कि ये सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे कि ये कैसे आया, कि इनका बीच का डिस्टेंस √3r0 होता है, ये कैसे आया, ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे। बट इस केस में हमें पता है कि ये इस ऑल्टरनेट अरेंजमेंट को, जो लाइक चार्जेस भी है अनलाइक चार्जेस का अरेंजमेंट जो हो रहा है वो रिकॉग्नाइज करता है हमारा मैडलेंग कांस्टेंट। तो इस असेंबली को हम लोग बोलते हैं मैडलेंग कांस्टेंट। आई होप समझ में आया आपको कि मैडलेंग कांस्टेंट क्या होता है। तो ये जो हमारी लैटिस एनर्जी आई है ये पर मोल आई है, इसकी क्वांटिटी जो हम डिराइव करेंगे वो पर मोल आई है। सो लैटिस एनर्जी आपको पता चल गया, यहाँ से हमने बॉर्नलैंडे इक्वेशन भी डिराइव कर लिया। अब इस बॉर्नलैंडे इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस रही हैं, इसकी अब हम लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। किसकी लिमिटेशंस कह रही हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बॉर्नलैंडे इक्वेशन ना 100% आयनिक कैरेक्टर पे बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे जो चार्जेस हैं वो 100% आयनिक कैरेक्टर होना, मतलब होना ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि जो लैटिस एनर्जी है उसमें आयनिक कैरेक्टर होना ज़रूरी है। बट ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं होता, कोई भी आइडल चीज़ नहीं होती जिसमें 100% आयनिक कंपाउंड हो, तो एक फैक्टर ऑफ कोवैलेंसी भी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो मतलब जो हमारी बॉर्नलैंडे इक्वेशन है ये हमेशा ज़्यादा अमाउंट देगा लैटिस एनर्जी का एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये जो हमने इक्वेशन डिराइव करी है ये थ्योरेटिकल वैल्यू देता है, ये हमेशा ज़्यादा देगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी हमेशा हमारी आयनिक एनर्जी पे, आयनिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, जो कि 100% नहीं होता। तो ये जो हमने डेरिवेशन को डिराइव किया है इसमें हमारी 100% आयनिक कैरेक्टर की चीज़ें हमें मिल रही हैं, 100% मिल रही है, जो कि हमें पता है 100% कहीं कहीं आइडल ये होता ही नहीं है, ये आइडियली कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी वो एज़ कम्पेयर टू इस वैल्यू पे कम आने वाली है। तो जो हमारे जो बॉर्नलैंडे इक्वेशन से जो हमें वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आने वाली है, वो हायर आएगी, क्योंकि ये 100% पे, क्योंकि ये आइडल बिहेवियर पे वर्क कर रहा है। हमारे एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमेशा कम आने वाली है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसका एक लिमिटेशन है। अब सेकंड लिमिटेशन पे बात करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल्स में है, मान लो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्रिस्टल्स में है, ये अपनी एक मेन पोजीशन पे वाइब्रेट भी तो करेंगे, इनके वाइब्रेशन एनर्जी इंक्लूड ही नहीं की गई है हमारे बॉर्नलैंडे इक्वेशन में। तो सबसे मिनिमम जो वाइब्रेशन एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं कि लोवेस्ट वाइब्रेशन एनर्जी, जो कि एक 0 पॉइंट एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो मतलब एक मिनिमम एनर्जी तो होती है जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है। तो 0 पॉइंट एनर्जी की जो हमारी होती है, जो इक्वेशन होता है वो होता है ½ h/n0। इस एनर्जी से तो मिनिमम उसका वाइब्रेशन होना ही चाहिए, तो ये चीज़ इंक्लूडेड ही नहीं है हमारी बॉर्नलैंडे। तो ये तो हो गई हमारी एक सेकंड खामी, जिसमें कि 0 पॉइंट एनर्जी इंक्लूड ही नहीं है। पहले तो मैंने बता दिया आपको कि 100% आयनिक कैरेक्टर पर बेस्ड है, जो कि इसकी वैल्यू 100% ज़्यादा ही लाता है जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी उससे। सेकेंड हमारी जो है ये 0 पॉइंट एनर्जी इंक्लूड नहीं रखता है, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी तो होगी, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं हम लोग कि हर एक सॉलिड की खुद की एक इंट्रिंसिक हीट कैपेसिटी होती है। जैसे कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि जो इंट्रिंसिक हीट कैपेसिटी होती है उसकी ये इक्वेशन होती है BT + CT²। ये कांस्टेंट है जिसमें ये हमारे एक टेम्परेचर के फंक्शंस है, ठीक है। अगर हम इसको 0 केल्विन भी कर दें, अगर हम मान लो 0 केल्विन भी कर दें
और 0 केल्विन करके अभी अगर इसकी इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू, तो भी एक वैल्यू तो मिनिमम आएगी। मतलब 0 तो बिल्कुल नहीं है, मतलब खुद की तो उसकी कुछ इंट्रिंसिक हीट कैपेसिटी है जो कि इस चीज़ को इस इक्वेशन में नहीं दिया गया है। तो मतलब 0 तो नहीं हो सकती हीट कैपेसिटी, तो मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया है, तो इसलिए एक लिमिटेशन इसका ये हो जाएगा। तो इन सब को लिमिटेशन को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक चीज़ क्लियर करते हैं कि जितने भी 3 फैक्टर्स हमने कॉन्स्टिट्यूट करें, तो ये एक बहुत 10% ही एक मतलब टोटल एनर्जी जो भी हमारी आती है उस एटम की, सिर्फ 10% ही होता है उस चीज़ का, पूरा मतलब 10% ही एक फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन अगर हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं बॉर्न-हाइबल साइकिल से, तो वो एक एक्यूरेट आंसर देता है, वो एक एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं, जिसको हम लोग 85 टू 90% एक्यूरेसी मानते हैं। बट बॉर्न-लैंड इक्वेशन को हम लोग सिर्फ अभी भी एक थ्योरेटिकल वे में ही उसको कंसिडर करते हैं। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन पे नहीं जाते हैं, बट एक थ्योरेटिकल ही इसको कंसिडर करते हैं। बट हम लोग बॉर्न-हाइबल साइकिल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। तो अब हम एक एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं कि मान लो कि जो बॉर्न-लैंड इक्वेशन है हमारी, और जो ये जो लैटिस एनर्जी जो हमारी आती है वो चार्जेस पे डिपेंड करती है। मतलब जो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करती है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होने वाली है। तो एक एग्जांपल है Na2O, MgO एंड Al2O3। अब नंबर ऑफ चार्जेस कहाँ पे ज़्यादा है? Al2O3 में देखो यहाँ पे +2 +3 -2, ठीक है। यहाँ पे -2 +2 -2, ठीक है। यहाँ पे -2, यहाँ पे +1। तो चार्जेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? Al2O3 में। इनका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, फिर इनका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा। मतलब जो हमारी लैटिस एनर्जी की जो सीक्वेंस रहेगा वो ऐसा रहेगा हमारा, है ना। तो ये हमारा आ गया चार्जेस पे डिपेंडेंस जो है लैटिस एनर्जी की। अब नेक्स्ट जो डिपेंडेंस है हमारी लैटिस एनर्जी की, वो 1/r0 पे है। मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ, मतलब उसका साइज़ कितना है, कैटायन का, एनायन का। R0 का मतलब हो जाएगा हमारा कि कैटायन का भी डिपेंड करना और एनायन का भी डिपेंड करना, ठीक है। तो मतलब उसका चार्ज क्या है हमारा। मान लो ये एक एग्जाम्पल है, NaF, KF, रुबिडियम F, सीजियम F। अब आप जानते हो कि साइज़ ऑफ द कैटायन हमारा यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है मतलब कि लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होनी चाहिए? यहाँ पे देखो साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि सोडियम का सबसे बड़ा ये एंड ये साइज़ ऑफ द कैटायन, साइज़ ऑफ द एनायन हमारा बढ़ रहा है, तो लैटिस एनर्जी हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा एक सेकेंड एग्जाम्पल। एक कैटायन का हो गया, ऐसे ही एनायन का भी। अगर एनायन लिख रहे हो तो एनायन का साइज़ भी हमारा कम होना चाहिए, तभी लैटिस एनर्जी हमारी बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन समझ में आया कि बॉर्न-लैंड इक्वेशन किस तरीके से पॉसिबल है। एंड सेकंड मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप इसको ये भी लिख सकते हो कैलोरी मोल -1। ये इसकी 2 यूनिट होती हैं। आप न्यूमेरिकल्स के हिसाब से इसकी वैल्यू डिनोट कर सकते हो। और अब हम इसको कंक्लूड करते हुए ये बोल सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी है वो मेजर फैक्टर है आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी और जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा, उतनी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी हमारी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसके यहाँ से हम लोग अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बॉर्न-लैंड इक्वेशन किस लिए बनाई गई है, इससे क्या मिलता है हमें, ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या है, कहाँ से डिराइव हो के आई है, इस कांस्टेंट बी का क्या इतना इम्पोर्टेंस है, एंड ये बी की वैल्यू क्या होती है, और मैक्सिमम जो हमारा पोटेंशियल होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। ये जो इक्वेशन है ये हमारी पर मोल पे आती है। एंड मैडलेन कांस्टेंट क्या होता है, इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड लिमिटेशंस, जो खामियां रह गई हैं हमारी इन सब चीज़ों में, लैटिस एनर्जी में,
इन खामियों से क्या है, एंड आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी मैंने समझा दिया कि लैटिस एनर्जी हमारे इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि अब बताओ कि लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो आप चेक करोगे कि आप लिखोगे आंसर में कि हमें पता है, एज वी नो ऑलरेडी, दैट लैटिस एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे चार्जेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे रेडियस के, बॉन्ड लेंथ के, साइज ऑफ द कैटायन और एनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस हिसाब से आप फिर उसको चेक कर लो एंड उस हिसाब से आप अपना आंसर लिख लेना। सो आई होप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल देन थैंक यू एंड प्लीज़ टेक केयर।